तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले, चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की बात करेंगे, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, अगर आप कक्षा 12 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिजिक्स आप चैप्टर सब्जेक्ट लिए हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ठीक है ना, यहाँ पर हम चैप्टर फर्स्ट बात करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बिल्कुल नया पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे क्योंकि यह 100 नंबर का आपका मॉडल पेपर पूरा बनेगा। ठीक है ना, तो 100 नंबर में आपका प्रैक्टिकल भी आएगा, थ्योरेटिकल भी आएंगे, सारी चीज़ें आने वाली है। तो पहले आपका क्या पढ़ेंगे, हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है ना, तो चलिए पहला हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक क्या होगा उससे पहले सभी लोग जबरदस्त तरीके से अपने मित्रों को साथियों को शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, पहला हमारा क्या है, विद्युत। देखिए विद्युत क्या होता है, विद्युत के बारे में समझेंगे, विद्युत आखिरकार है क्या। ठीक है ना, विद्युत के बारे में पूरी जानकारी लेंगे ताकि आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना, विद्युत क्या होता है। ठीक है ना, चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है ना, विद्युत क्या होता है, वह ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जो विद्युत होता है ऊर्जा का जो कि महत्वपूर्ण क्या है, स्रोत है। इसका उपयोग घरों तथा उद्योगों में विभिन्न कार्यों में किया जाता है। किसमें किसमें इसका उपयोग किसमें किया जाता है, घरों और उद्योगों में विभिन्न कार्यों में किया जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विद्युत क्या होता है आपको लिखना होगा। देखिए विद्युत क्या है, जो आपके घरों में लाइट आती है ना, वो एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा ही होती है। ठीक है ना, जिससे अपने घरों की लाइटों को जलाते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इसका उपयोग घरों तथा उद्योगों में विभिन्न कार्यों में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, घरों में लाइट जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए विद्युत का ही उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, उपयोग घरों तथा उद्योगों में विभिन्न कार्यों में किया जाता है। ठीक है ना, ये आपको कर देना। चलिए विद्युत आवेश की बात करेंगे। विद्युत आवेश क्या है, चलिए विद्युत आवेश के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है ना, क्या कहते हैं विद्युत आवेश को, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, किसको, जब दो वस्तुओं को किसमें आपस में रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इस घटना को वैद्युत आवेश कहते हैं। जब हम ध्यान दीजिएगा, किसी आप ऐसी वस्तु को लीजिए जो रेशेदार हो, ठीक है ना, जब उनको हम आपस में रगड़ते हैं ना तो इस घटना को वैद्युत आवेश कहते हैं एवं इस क्रिया को आवेशन कहते हैं। जब किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं ना तो उस पर क्या होता है कि चार्ज आता था, यानी कि आवेश आ जाता है। ठीक है ना, जैसे आप पेन को लीजिए, आप पढ़ते हैं ना, पेन को लीजिए अपने बालों में रगड़िए, रगड़ने के बाद जो कागज के कुछ टुकड़े को तोड़ लीजिए, जब उसको लगाएंगे ना देखेंगे वो कागज टुकड़े चिपकते हुए दिखाई देंगे आपको, यानी कि उस पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस घटना को वैद्युत आवेश कहते हैं एवं इस क्रिया को आवेशन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, आवेशन। मतलब किसी वस्तु पर जब आवेश आ जाता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। आवेश को कैपिटल क्यू अथवा स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल क्यू अथवा स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक क्या है, अदिश राशि है। क्या होती है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। चालक तथा विद्युत रोधी, किसकी बात करेंगे, चालक तथा विद्युत रोधी की बात करेंगे। ठीक है ना, आवेश प्रवाह की दृष्टि से देखिए चालक क्या है, आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। जो पदार्थ होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, चालक, पहला क्या है चालक, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडक्टर। ठीक है ना, कंडक्टर यानी कि चालक। अब देखिए ऐसा पदार्थ जिसमें वैद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से होता है। ऐसा पदार्थ जिसमें वैद्युत आवेश का जो प्रवाह है आसानी से होता है उसे चालन कहते हैं। ठीक है ना, किसे क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कापर, ETC। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ऐसा पदार्थ जिसको वैद्युत आवेश, जिसे आपका हो गया एल्यूमिनियम, कापर, चांदी, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके, इसमें क्या होता है कि आवेश को प्रवाहित करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उसे चालन कहते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कापर आदि सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे नंबर पॉइंट की बात करेंगे, अचालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ। अचालक पदार्थ यानी कि जिसमें चालन ना हो। ध्यान दीजिए, चालक हमने क्या कहा, जिसमें आवेश प्रवाहित हो उसे चालन कहते हैं। अचालक पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह ना हो, एक तरीके सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ। ऐसा पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं। जैसे आप लकड़ी का तार बनाकर कभी लाइट जला सकते हैं अपने घर में? नहीं जला सकते हैं। यानी वही बात कर रहा है कि जिसमें हम आवेश को प्रवाहित न कर सके उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। यानी कि ड्राई वुड, रॉक, प्लास्टिक, ETC। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अर्धचालक की बात करेंगे, अर्धचालक किसे कहते हैं, ठीक है ना। अर्धचालक की बात करेंगे तो ऐसा पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह, ठीक है, चालक से कम तथा अचालक से अधिक होता है, ठीक है ना। ऐसा पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह चालक से कम, ठीक है ना, चालक से कम। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। अब जैसे देखिए ड्राई वुड हो गया, सूखी लकड़ी हो गया, रॉक हो गया, रॉक मीन्स क्या होता है, पत्थर होता है। प्लास्टिक की चीज़ों में भी आप करंट का प्रवाह नहीं करा सकते, वो चीज़ हो गया। आप बहुत सारी चीज़ें, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसको फ्लो नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना। अर्धचालक की बात करेंगे, ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह चालक से कम, ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश का जो प्रवाह है चालक से कम तथा अर्धचालक से अधिक होता है। यानी ऐसा पदार्थ जिनमें जो आवेश का प्रवाह है वो चालक से कम होता है तथा अचालक से क्या होता है, अधिक होता है। अचालक से क्या होगा, अधिक होता है, उसे अर्धचालक कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश का जो प्रवाह है वो चालक से क्या होगा, कम तथा अर्धचालक से अधिक। मतलब जो हमारे चालक है जिसमें उतना आवेश प्रवाह होता है बहुत तेजी से, उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन जो हमारे कुचालक पदार्थ होते हैं, अचालक पदार्थ होते हैं, उससे अधिक उसमें करंट फ्लो होगी। जैसे सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, ETC आदि ये सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है ना। आवेश का क्वांटमीकरण की बात करेंगे। आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होते हैं। जो सभी मुक्त आवेश हैं परिमाण में आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होते हैं, इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q हो तो, ठीक है ना, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Ne, ठीक है ना। जो आवेश का क्वांटमीकरण है यही बताता है कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होते हैं। मतलब कि जो भी मुक्त आवेश आपको मिलेंगे, ठीक है ना, वो परिमाण में आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होते हैं। इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। आवेश का क्या कहेंगे, क्वांटमीकरण कहते हैं। इस प्रकार यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q हो तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Ne, जहाँ N क्या है, कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। N क्या है, कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। N बराबर +-1, +-2, +-3, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं कूलाम का नियम, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी कूलाम का नियम। आखिरकार कूलाम का नियम क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम जानेंगे, ठीक है ना। और आपको हमारे साथ बने रहना है, लास्ट तक बने रहना है, कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप चले जाएंगे, देखिए जो आपका सिलेबस है ना, पूरा NCERT पैटर्न का सिलेबस है। एक एक चीज़ आपको मिलेगी। चैप्टर फर्स्ट जो आपका सिलेबस है ना, उस सिलेबस से पूरी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स बना करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि चैप्टर फर्स्ट आपको इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा विथ नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। कूलाम के नियम की बात करेंगे तो इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने किया था। इस नियम का जो प्रतिपादन है वह सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने किया था। किसने किया था, कूलाम ने किया था। इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किसके बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ध्यान दीजिएगा कूलाम का नियम किसने दिया था,
प्रतिपादन किसने कब हुआ था? 1785 ईस्वी में कूलाम ने किया था। कूलाम ने किया था। अब देखेंगे इस नियम में क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए, ठीक है ना। इस नियम का साथ देखिए, जब कोई हम दो स्थिर बिंदु आवेश को लेते हैं, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, ठीक है ना, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, यानी एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, ठीक है ना। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन आवेशों के गुणनफल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मान लेते हैं दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। क्या कर रहा है? जो इनका आवेश है इनके गुणनफल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। जो इनके बीच जो बल लग रहा है इन आवेशों के गुणनफल के बराबर होगा और जो इनके बीच की दूरी है ना इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब इसके आपको व्युत्क्रमानुपाती देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। मान लेते हैं माना दो बिंदु A एवं B पर उपस्थित आवेश की मात्राएं क्रमशः, यानी मान लेते हैं कोई दो बिंदु हैं A एवं B, ठीक है ना, पर जो उपस्थित आवेश हैं आवेश की मात्राएं क्रमशः Q1 तथा Q2, इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है, एवं दोनों बिंदुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है कैपिटल F हो, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने आपको ऊपर ही बताया, क्या बताया था? इनके आवेशों के बीच जो गुणनफल है ना वो क्या होगा? उनके बल जो लगने वाला जो बल है उसके क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है ना। और जो बीच की दूरी है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², समीकरण नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे, ठीक है ना। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², या F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r², समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। तो ये चीज आपको देखिए, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे, K लगा देंगे, ठीक है ना। तो F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r², समीकरण नंबर 4। चलिए आगे आपको बताते हैं। चूंकि K बराबर क्या होता है? 1/4πε0, तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या होगा? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो F का मान क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², समीकरण नंबर 5, ठीक है ना। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2/r², समीकरण नंबर 6। क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2/r², समीकरण नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? हवा या निर्वात की क्या है? विद्युतशीलता है। क्या है? हवा या निर्वात की क्या है? या विद्युतशीलता है, ठीक है ना। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब हमारा क्या आता है अगला टॉपिक? एकांक आवेश। देखिए आप इसकी नोट्स भी पढ़ सकते हैं, कहाँ पर? SKM स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना वहां से आपकी इसकी नोट्स भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग नोट्स भी ले लीजिएगा। चलिए SI मात्रकों की बात करेंगे। तो इस पद्धति में दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। वह सूत्र कौन सा है? जो SI मात्रक है ना, इन पद्धति में दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। कौन से सूत्र द्वारा? F इज इक्वल टू 1/K इंटू Q1 Q2/r² इंटू न्यूटन, ठीक है ना। यानी कि F इज इक्वल टू 1/K Q1 Q2/r² न्यूटन, ठीक है ना। इस सूत्र में यदि F बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, Q1 बराबर Q2 बराबर Q, ठीक है ना, तथा स्मॉल r बराबर 1 मीटर हो तो, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁹ बराबर 9 इंटू 10⁹ इंटू Q/1²। हमने क्या माना? F बराबर हमने क्या माना? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, Q1 Q2 बराबर Q माना हमने, और R बराबर हमने 1 मीटर ले लिया। तो Q² बराबर 1 या Q बराबर +-1, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए, अतः यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, क्या कर रहा है? यदि समान परिमाण के, ठीक है ना, परिमाण मतलब समान हो, जो उनकी दूरी हो, जो आवेश की मात्रा हो उस पर क्या हो? समान हो, ठीक है ना। दो सजातीय आवेश, सजातीय मतलब
कि एक ही कुल क्यों हो जो, ठीक है ना। सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ के बल से प्रतिकर्षित करें। किसके बल से? 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। जो हमने आपको पीछे बताया ना कि इतना रखने पर इतना आ रहा है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है ना। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, चलिए इसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आवेश संरक्षण सिद्धांत की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक आवेश से दूसरे आवेश में परिवर्तित कर दिया जाता है। जो आवेश है ना, इसको आप नष्ट नहीं कर सकते, इसका सिर्फ आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। उपयोग करेंगे फिर पुनः इसको बना लेंगे, ठीक है ना। तो इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, इस आवेश संरक्षण का नियम है। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यह सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है ना, दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले दोनों वस्तुएं विद्युत की उदासीन होती हैं। दो वस्तुओं को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से पहले दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, विद्युत की क्या होती हैं, उदासीन होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत की उदासीन होती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं, ठीक है ना, एक पेन है और इसका मान लीजिए इसके सामने कोई कपड़ा है या कागज है, देख लीजिए। अब ये दोनों वस्तुएं क्या है, उदासीन है, जब तक इसको आपस में हम रगड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा है। तो जब किसी परमाणु के कक्षक में, किसमें, जब किसी परमाणु के कक्षक में से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है, मान लीजिए कोई हमारा परमाणु का कक्षक है, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है, तो उस परमाणु पर इकाई धनावेश की कमी हो जाती है। उस परमाणु पर क्या होगी, इकाई धनावेश की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसमें से जब आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो इसमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी तो इस पर धन आवेश होगा। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी ना तो उस पर क्या होगा, धन आवेश आएगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे, केस सेकंड की बात करते हैं। जब किसी परमाणु के कक्षक से, ठीक है ना, क्या कर रहा है, जब किसी परमाणु के कक्षक से, ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। जब आप किसी से पैसा लेते हैं तो आपको क्या माना जाता है, उधार लिया जाता है। जब आप उधार लेते हैं तो उसकी नज़र में आप माइनस में हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर कोई जब किसी परमाणु से कक्षक से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है तब उस परमाणु पर कोई ऋण आवेश की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना, इकाई ऋण आवेश की वृद्धि हो जाती है। Na+ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, Na-। तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि यानी कि ऋण आवेश आपका आ जाएगा, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कह सकते हैं ना कि जैसे हम कह दें कि हमें कोई मैग्नेट है, अब इस मैग्नेट के चारों तरफ इसके मैग्नेटिक फील्ड होंगे। मतलब इसके मान लीजिए यहाँ आप लोहा रखने पर ये चिपक ला रहा है, यहाँ रखने पर चिपक ले रहा है, कि जब यहाँ रखते हैं तो नहीं चिपक पाता है। तो जो उसका विद्युत क्षेत्र, जो का चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ तक ही आपको दिखेगा। तो इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र भी होता है, ठीक है ना। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई दूसरा कण, मान लीजिए उस वैद्युत आवेश के क्षेत्र में कोई दूसरा कण स्थित है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकांक परीक्षण आवेश पर, किस पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है +Q, ठीक है ना। तो +Q आवेश रखा हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F, ठीक है ना, ये हमारा E हो जाएगा, ठीक है ना। जब ध्यान दीजिएगा इसे E से प्रदर्शित करते हैं तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर F
इंटू वेक्टर ई बराबर यहाँ पर प्लस क्यू यानी कि अपान क्यू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस आवेश पर जो बल का हम अनुभव करेंगे, ठीक है ना, उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, माना एकांक परीक्षण आवेश पर Q0 पर लगने वाला जो वैद्युत बल है F हो तो क्या करा है, मान लेते हैं माना एकांक परीक्षण आवेश पर जो आवेश लग रहा है Q पर लगने वाला जो बल है वो F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर विद्युत बल कैपिटल F अपान एकांक परीक्षण आवेश Q0, ठीक है ना। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F अपान Q0 क्या हो जाएगा, E बराबर F अपान Q0 समीकरण नंबर 1। तो सदिश स्वरूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q0 समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वेक्टर F अपान Q0 समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, ठीक है ना। आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से लिखते चलिएगा, क्योंकि जब आप अपना नोट्स बना लेंगे ना तो आपको पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी, क्या होगी, आसानी होगी। इसलिए आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग नोट्स को बनाते चलिए, क्या करिए, नोट्स को बनाते चलिए, ठीक है ना। जब आप नोट्स को बनाते चलेंगे तो आपके लिए पढ़ने के लिए क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है ना। चलिए आगे हम आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं इसमें भी, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझा कर जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग बस हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से हम समझा भी देंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, क्या देखते हैं, वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत बल रेखाएं वे बल रेखाएं होती हैं, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ना वो बल रेखाएं होती हैं जिस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं, क्या कहते हैं, जिस पर एकांक धन आवेश, स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं, ठीक है ना। और इस रेखा को वैद्युत बल रेखा कहते हैं, इस रेखा को क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखा कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इनके गुण की बात कर लेते हैं, इनके गुण क्या है, कैसे जानेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं ही हैं, ठीक है ना। इनके गुण की बात करते हैं तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण की बात करेंगे तो यह एक काल्पनिक बंद वक्र होता है, क्या होता है, काल्पनिक बंद वक्र होता है, क्या होता है, यहाँ एक काल्पनिक बंद वक्र होता है। आप इसे देख नहीं सकते हैं लेकिन इसका आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे कोई भी अगर यहाँ पर देखेंगे तो वैद्युत का, जैसे आप देखे होंगे कभी कोई ट्रांसमिशन लाइन, अभी आप लोग नहीं जानेंगे, तो एक काल्पनिक बंद वक्र होता है, ठीक है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं ना, ये मान लीजिए हमारा प्लस आवेश रखा है, यहाँ पर क्यू आवेश रखा है, तो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल करके यहाँ पे घुस रही हैं, फिर यहाँ से निकल कर ऐसे आपको एक क्षेत्र बना रही हैं। इस क्षेत्र का आप अनुभव कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए, इस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं, इस पर क्या होता है, स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलता है, ठीक है ना। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, किस पर, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है ना, उस बिंदु पर बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है, उस बिंदु पर किसकी, बल की रेखा को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। आगे चलेंगे, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, दो बल रेखाएं जो होती हैं ना कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है ना। ये आपको कर देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, जो बल रेखाएं होती हैं ना वो लचकदार डोरी के समान, ठीक है ना, लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयत्न करते हैं, क्या करते हैं, जो रेखाएं होती हैं लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयत्न करते हैं, किसका प्रयत्न करते हैं, सिकुड़ने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव में ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ना ऐसा निकाय है जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है ना, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान किंतु
क्या, जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, जो विपरीत आवेश है ना, एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठहरिएगा, दो निकाय आपको दिखेंगे, मतलब एक प्लस आवेश दिखेगा, एक माइनस आवेश दिखेगा, ठीक है ना। ये दोनों क्या होंगे, एक अल्प दूरी पर स्थित होंगे, ठीक है ना। उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर माइनस क्यू प्लस क्यू, ये दूरी कितना है, 2l दूरी है, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें। किसकी बात करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं और आपको एकदम अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो दो आवेशों में से, किसमें में से, दो आवेशों में से कोई एक आवेश, ठीक है ना, कोई एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कह रहा है, कोई दो आवेश, ठीक है ना, मान लीजिए कोई दो आवेश हैं, आवेशों में से कोई एक आवेश हम ले लें, चाहे प्लस क्यू आवेश ले लें चाहे माइनस क्यू आवेश ले लें, ठीक है ना, तथा उन गुणनफल को, यानी आवेशों के बीच की दूरी कितना हमने ऊपर माना था 2l, ठीक है ना, दूरी के गुणनफल को, ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यह एक सदिश राशि है, ठीक है ना। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल q इंटू 2l, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे विद्युत आवेश के गुण के बारे में। आखिरकार विद्युत आवेश के गुण कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, समान आवेश की वस्तुओं में प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर दो वस्तुएं क्या होंगी, समान आवेश की होंगी, ठीक है ना, तो समान आवेश की वस्तुओं में क्या होता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगता है, ठीक है ना। असमान आवेशित वस्तुओं में आकर्षण बल लगता है। किसमें, असमान जो आवेशित वस्तुएं हैं ना, उसमें क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, यानी कि आकर्षण का बल लगता है। क्या लगता है उसमें, आकर्षण का। जैसे आप लीजिए, अगर आप प्लस प्लस आवेश लेते हैं ना, तो वहां पे आपको क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे आपको प्रतिकर्षण लगेगा। लेकिन आप एक जब प्लस आवेश और एक ऋण आवेश लेंगे तो वहां पे आपको आकर्षण बल का अनुभव होगा, ठीक है ना। ये चीज आपके लिए है। विद्युत प्रेरण की बात करेंगे, विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले क्या होगा, दो वस्तुओं को रगड़ने के पहले विद्युत के उदासीन होते ही, ध्यान दीजिएगा, जब दो वस्तुएं, आप चीज हम आपको बता दिए, विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, कि जब दो वस्तुओं को रगड़ने के पहले विद्युत के उदासीन कण होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के उदासीन, जो उदासीन होते हैं, इसमें न तो आकर्षण होता है और न ही प्रतिकर्षण होता है, ठीक है ना। कूलाम की परिभाषा की बात करें, कूलाम की परिभाषा क्या होती है, तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कूलाम की परिभाषा की बात करेंगे, ठीक। चलिए, वह आवेश, ठीक है ना, क्या कर रहा है, वह आवेश जो 1 मीटर दूरी पर स्थित, क्या कर रहा है, वह आवेश जो 1 मीटर दूरी पर स्थित, ठीक है ना, दूरी पर स्थित समान परिमाण वाले, क्या, समान परिमाण वाले एवं समान प्रकृति वाले वस्तु पर लगने वाला 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर आरोपित करता है। क्या करता है, आरोपित करता है, ठीक है ना। यह आपके लिए हो जाएगा। तो वह आवेश जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण वाले एवं समान प्रकृति वाले वस्तु पर लगने वाला जो बल है 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर आरोपित करता है। क्या इसमें देखिए क्या कर रहा है कि Q1 बराबर मान लेते हैं 1 कूलाम, Q2 बराबर 1 कूलाम, ठीक है ना। A और B यहाँ पर दो बिंदु हैं, R बराबर 1 मीटर, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ यानी कि 1 × 1/1² बराबर, यह बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन। क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है ना। यह आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए क्या होगा, विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, ठीक है ना। तो विद्युत बल की जब हम गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r², 1/ε0 बराबर क्या होता है, 9 × 10⁹ कूलाम। ये आपको लिख लेना है, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण से तुलना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यह बराबर G × m1 m2/r²। ये आवेश का होगा, ये गुरुत्वाकर्षण का होगा, ठीक है ना। G क्या है, एक सार्वत्रिक नियतांक होता है जिसका मान क्या होगा,
67 इंटू 10⁻11 न्यूटन, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होए। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वह सदैव क्या होता है, आकर्षण बल होता है। क्या होता है, आकर्षण बल होता है। विद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों होता है। जो विद्युत बल होता है ना, वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से सदैव अधिक होता है। जो विद्युत बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल से सदैव अधिक होता है, यानी कि Fe इज ग्रेटर देन Fg, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को दो कणों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह दो कणों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। जबकि विद्युत बल दो आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। जो विद्युत आवेश है, जो विद्युत बल है, दो आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे चलिए, दो इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के 10⁻43 गुना होता है। बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ही होती है, ध्यान दीजिएगा। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वह किससे, यानी कि जो किससे कम होगा, कितना गुना कम होगा, 10⁻43, 10⁻43 गुना क्या होगा, वह जो विद्युत बल होगा वो अधिक होता है। किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए 9वें नंबर की बात करेंगे। दो प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल, किसके बीच, दो प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के 10⁻36 गुना अधिक होता है। जो मान लीजिए कोई प्रोटॉन है, ठीक है ना, अब उन प्रोटॉनों के बीच जो कार्य करने वाला विद्युत बल है, ठीक है ना, जो कार्य करने वाला विद्युत बल है उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना क्या होगा, 10⁻36 गुना क्या होगा, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। माध्यम का परावैद्युतांक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, ठीक है ना। Q1 और Q2 दो आवेश हैं आपके। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर होगा। बीच की दूरी क्या होगी, R होगी। माना माध्यम की विद्युतशीलता क्या होगी, माना माध्यम की विद्युतशीलता के बराबर माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन अपान निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो के बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते हैं। कूलाम के नियम से देखिए क्या होता है। निर्वात के लिए कूलाम का सूत्र, जब निर्वात आपके लिए होगा, कोई माध्यम नहीं होगा वहाँ पे, तो उसके लिए जो कूलाम का सूत्र बनता है ना, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। इसलिए एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन, क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक। चलिए माध्यम के लिए कूलाम का सूत्र क्या होगा, मान लीजिए कोई माध्यम हम रख लेते हैं, तो उसके लिए जो कूलाम का सूत्र बनता है वो क्या बनता है, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। चलिए हवा और निर्वात दोनों के लिए कूलाम का जो सूत्र होगा, हवा और निर्वात के लिए जो दोनों के लिए कूलाम का जो सूत्र होता है, यह बराबर 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², ठीक है ना। जहाँ के बराबर क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाता है, 1 आपके लिए होगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं आगे क्या होगा। अगला पॉइंट देखिए हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। तो ऐसे टॉपिक को देखिए, इसमें सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट है, जितना भी टाइम लगेगा टाइम हम आपको देंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर आपको देखिए छोड़कर पढ़ाना होता ना, तो हम कब का पढ़ाकर चले जाते, ठीक है ना। हमको छोड़कर नहीं पढ़ाना, आपको देखिए पूरा सिलेबस देना है। आप चाहते हैं इसकी नोट्स बना सकते हैं। जब आप इसकी नोट्स बना लेंगे ना, तो आपको एकदम सिस्टमेटिक चीज़ें आपको अच्छी तरीके से मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, यानी यहाँ देखिए ए और बी, इसके बीच की दूरी कितना है, R है। मान लेते हैं +Q आवेश यहाँ पर है और यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, ठीक है ना। ये सब आपको मान लेना है। तो क्या मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा
किसी बिंदु आवेश के कारण, क्या कर रहा है, मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यहाँ मान लेते कोई बिंदु आवेश है, ठीक है ना, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका आपको निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए, माना बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर स्थित एक दूसरा आवेश Q0 है। क्या मान लेते हैं, माना बिंदु आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा आवेश Q0 है। इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है F एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर यानी कि E हो, तो E बराबर क्या हो जाएगा, F अपान Q0 समीकरण नंबर 1। क्या हो जाएगा, F अपान Q0 समीकरण नंबर 1, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अब चलिए, अब ध्यान देते हैं आगे क्या है उसको भी अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q अपान R स्क्वायर समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 2 में F का मान रखेंगे। इस समीकरण नंबर 2 में हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण नंबर 1 में हम किसका मान रखेंगे, F का मान रखेंगे। जब यह मान को पुटअप कर देंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू Q अपान Q0 इंटू R स्क्वायर, ठीक है ना, R2, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको कर लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपान R स्क्वायर समीकरण नंबर 3। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q समीकरण नंबर 4। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर समीकरण नंबर 5, ठीक है ना, ये आपका बन जाएगा। ये आपको कहाँ से निकला, फार्मूले से, समीकरण नंबर 3 से क्या क्या चीज़ें आएंगी कि मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समीकरण नंबर 4 से क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं उसके आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, इसमें अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में बात करेंगे, केस फर्स्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, A है, B है, ठीक है ना, P है, तो E1 वेक्टर E1, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अच्छी स्थिति में लेंगे तो एक सरल रेखा में लेते हैं, मतलब ध्यान दीजिएगा, जब अच्छी स्थिति में लेते हैं तो एक सरल रेखा में ही लेते हैं। यहाँ आपको एक बिंदु A मिलेगा, एक बिंदु B मिलेगा। इस पर हमने -Q आवेश रखा, इस पर हमने +Q आवेश रखा, ठीक है ना। अब देखेंगे, एक परीक्षण आवेश हमारा +Q0 है, ठीक है ना, वेक्टर E1, वेक्टर E1, ठीक है ना, वेक्टर E1 डैश, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, O से P तक की दूरी हमारी कितनी है, R है, स्मॉल r है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल r माइनस यल, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्मॉल r माइनस यल, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, 2l, क्या है, 2l, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, l प्लस r, क्या हो जाएगा, l प्लस r, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/ε0 इंटू Q अपान R स्क्वायर से B बराबर P, क्या हो जाएगा, B बराबर P। तो E1 बराबर, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको समझ में आएगा, तभी जब आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर से B बराबर P, ठीक है ना, B बराबर क्या है, P है। तो B टेंस टू P। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, R है। तो जब पूरी दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, L है, तो R में से जब हम इस L को माइनस करेंगे तो हमें कितना बचेगा, R माइनस L बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर से, ठीक है ना। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर समीकरण नंबर 1, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, स्मॉल r माइनस L का होल स्क्वायर समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे देखेंगे। अब P से A की ओर देखेंगे तो क्या बनेगा,
अब देखिए जहाँ पे r माइनस एल हो रहा था वहाँ पे r प्लस एल होगा, ठीक है ना। तो E2 बराबर 1/4πε0 Q अपान R प्लस एल, समीकरण नंबर 2। तो चित्र 1 से क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 बराबर समीकरण नंबर 3, क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 बराबर समीकरण नंबर 3। तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जब उसका मान रख देंगे E1 माइनस E2 तो E बराबर 1/4πε0 Q अपान स्मॉल r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसमें आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे ना तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर E बराबर 1/4πε0 Q इंटू 4r अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। तो ये आपका एलसीएम लेना हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। फार्मूला देखिए इसमें क्या लगा है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, ठीक है ना। यही फार्मूला आपको यहाँ पे लगेगा। इधर हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। जब इस फार्मूले को लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 4rl यानी 4ab, ठीक है। नीचे आपका तो वही आएगा r माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। केस फर्स्ट की बात करेंगे, यदि L इज मच लेस देन R हो तो L स्क्वायर इज मच लेस देन R स्क्वायर, ठीक है ना। L स्क्वायर बराबर 0, ठीक है ना। E बराबर 1/4πε0 2 इंटू क्यू एल अपान R स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसलिए P बराबर 2QL, क्या हो जाएगा P बराबर 2QL। E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 2P इंटू R अपान R क्यूब, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 2P अपान R क्यूब, समीकरण नंबर 5। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आपका निरक्षीय स्थिति में होगा। निरक्षीय स्थिति में देखेंगे यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से हो जाएगा। निरक्षीय समीकरण नंबर 2 की बात करेंगे। निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे देखेंगे माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ से एक लंब डाल देंगे जो कि बिंदु P है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी हमारी 2L, L प्लस L यानी 2L। और P से लेकर O तक की दूरी स्मॉल r, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा कोण आपका बनेगा कितना, थीटा, ठीक है ना। अब देखेंगे जब हम क्षैतिज घटक लेंगे तो E1 cos थीटा बनेगा और E2 cos थीटा। जब आप ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा यहाँ पर बनने वाले हैं, ठीक है ना। जब देखिए R मालूम है, L मालूम है, तो ये आपका निकल जाएगा कर्ण √L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो PGT से लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से PGT से क्या हो जाएगा PB स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। तो PB यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, PB कहाँ है, ये हमारा PB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर या PO का स्क्वायर, ठीक है ना। तो PB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर यानी PB बराबर √L स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा A अपान K बराबर स्मॉल L अपान √L स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। तो B से P की ओर चलेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान PB का स्क्वायर। E1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा P से एक और 1/4πε0 क्यू अपान L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो E1 sin थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 sin थीटा के बराबर एवं विपरीत है यदि यह एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, लेकिन E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा की दिशा एक होगी। E बराबर क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 बराबर cos थीटा इंटू cos थीटा, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 से E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 एवं cos थीटा का मान यहाँ पर रखेंगे। जब सारे मान को यहाँ पर पुटअप करेंगे यानी कि E1 प्लस E2 का मान जब यहाँ पुटअप करेंगे और यहाँ पर cos थीटा का मान पुटअप करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 1/4πε0 2QL अपान L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर पावर 3/2, समीकरण नंबर 4। यदि L इज मच लेस देन स्मॉल r हो तो L स्क्वायर मच लेस देन R स्क्वायर। ऐसी स्थिति में L स्क्वायर बराबर 0,
ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2 L / 0 प्लस ओ का स्क्वायर यानी 3/2। पी बराबर क्या हो जाएगा 2 क्यूब, क्योंकि यल स्क्वायर किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, किसके बराबर 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। ये आपको हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपन आर का स्क्वायर यानी पावर 3/2। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपन आर क्यूब, समीकरण नंबर 5, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा आंसर। तो यही आपको निरक्षीय स्थिति में सॉल्व करना था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ये आपका जो पहला चैप्टर है ना, पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। घन कोण की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे घन कोण की बात करें, घन कोण क्या होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में जानते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो घन कोण क्या होता है, घन कोण क्या होता है, ठीक है ना, उसके बारे में चलिए समझते हैं और अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। गोलीय पृष्ठ के किसी भाग द्वारा, किसके द्वारा गोलीय पृष्ठ के किसी भाग द्वारा गोले के केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं। मतलब मान लीजिए एक गोलीय पृष्ठ है आपके सामने और उस भाग के द्वारा यानी गोलीय पृष्ठ के किसी भाग द्वारा गोले के केंद्र पर, मान लीजिए जो गोले का केंद्र है ना, वहां पर जो घन कोण बन रहा है उसे हम क्या वहां पर जो कोण बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे घन कोण कहेंगे। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। जो घन कोण का मात्रक होता है क्या होता है स्टेरेडियन होता है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए हमारा क्या है गोलीय पृष्ठ है, ठीक क्या है गोलीय पृष्ठ है। अब इस गोलीय पृष्ठ के ध्यान दीजिएगा यहाँ केंद्र पर क्या बन रहा है एक एंगल बन रहा है, ठीक है ना, जो कि गोले के इतने पृष्ठ द्वारा बन रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे घनकोण कहेंगे। यानी कि घनकोण बराबर क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल a अपान त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर a अपान r स्क्वायर। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है ध्यान दीजिएगा 4 पाई r स्क्वायर। a बराबर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर अपान r स्क्वायर यानी कि ओमेगा बराबर 4 पाई, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे इनके बीच की दूरी क्या है स्मॉल यल है। तो घनकोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा चाप यल अपान त्रिज्या r यानी थीटा बराबर यल अपान r, ठीक है ना, यल अपान r। यल का मान कितना हो जाएगा पूरी लंबाई जो परिध की लंबाई है कितना है यल 2 पाई r, ठीक है ना। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r अपान स्मॉल r। तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर 2 पाई, ठीक है ना। थीटा बराबर कितना मिल जाएगा आपको 180 डिग्री, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या r एवं पृष्ठीय क्षेत्र a हो तो, यदि किसी गोले की त्रिज्या r एवं पृष्ठीय क्षेत्र a हो तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा घनकोण डेल्टा ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा a अपान r स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा डेल्टा a अपान r स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे अगर 36 घटक लेते हैं तो dA cos थीटा आता है। अगर ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे तो dA sin थीटा आएगा। क्या आएगा dA sin थीटा आएगा। तो डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा dA cos थीटा अपान r स्क्वायर। क्या हो जाएगा dA cos थीटा अपान r स्क्वायर। ये आपको लिख लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से आपका शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप और यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, ठीक है ना। क्या है विद्युत फ्लक्स, क्या है विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा ए है पार्ट ए हमारा, देखिए कोई हमारा पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है ए है, ठीक है ना। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है ध्यान दीजिएगा विद्युत क्षेत्र में स्थित किसमें ध्यान दीजिएगा विद्युत फ्लक्स के मतलब क्या होगा विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई। क्या किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई एवं क्षेत्रफल ए के अदिश गुणन के बराबर होता है। किसके क्षेत्रफल ए के अदिश गुणन के बराबर होता है। यानी कि इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक क्या है अदिश राशि है। क्या है यह एक अदिश राशि है। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए बराबर समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक है। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा मान लेते हैं माना
एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ बहुत छोटा हो। मान लीजिए एक समान जो विद्युत क्षेत्र है हमारा, उसमें जो पृष्ठ है ना बहुत ही छोटा है, तो ई डॉट डी ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, यानी कि इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका समाकलन ए हो जाएगा, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा ए, यानी कि फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। चलिए आगे आपको बताते हैं गॉस का प्रमेय क्या है। ये गॉस का प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई, क्या कर रहा है, किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस नामक वैज्ञानिक ने एक प्रमेय दिया था। प्रमेय क्या दिया था कि किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स, मान लीजिए कोई हमारा क्या है पृष्ठ है, उससे जो बद्ध विद्युत फ्लक्स है फाई ई, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। कितना होता है 1/ε0 गुना होता है, ठीक है ना। ये आपके लिए कर लेना जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो देखिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा Q/ε0, यही हमारा गॉस का प्रमेय है। देखिए ये हमारा शॉर्ट टाइम में पूछता है, लॉन्ग टाइम में पूछता है और इसका दीर्घ रूप में भी पूछता है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, इसमें देखिए ये हमारा क्या है एक पृष्ठ है, ठीक है ना, क्या है एक पृष्ठ है प्लस Q, इसमें भी देखिए हमारा एक पृष्ठ है, ठीक है ना, ये गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति देखेंगे, कैसे इसका हम उत्पत्ति करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको लॉन्ग टाइम में पूछता है, ठीक है ना। लॉन्ग टाइम में क्या पूछेगा, केवल आपकी परिभाषा देना है। शॉर्ट टाइम में क्या पूछेगा, केवल देखिए लॉन्ग टाइम में क्या पूछता है इसका डेरिवेशन कीजिए, और अगर शॉर्ट टाइम की बात करें उसमें क्या पूछता है सिर्फ इसकी डिफिनेशन पूछता है। अगर लॉन्ग टाइम की बात करें तो इसकी डिफिनेशन और इसका जो डेरिवेशन है दोनों पूछता है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति, किसके, गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति, ठीक है ना। तो डी फाई ई बराबर क्या होता है ई ए कॉस थीटा, क्या होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है, तो इसीलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, या डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई बाहर कर देंगे कॉस थीटा डी ए, क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी ए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई कॉस थीटा डी ए, यानी कि ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r², ठीक है ना। तो यहाँ से इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q/r² cos थीटा डी ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कैसे आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ई का मान हमने कितना रखा 1/4πε0 Q/r²। इतना आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब cos थीटा डी ए तो है पहले से ही, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें क्या है कांस्टेंट, अगर यहाँ से इतना लें तो ये कांस्टेंट होगा 1/4πε0 और इंटू Q क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q cos थीटा डी ए r², ठीक है ना। चलिए अब सूत्र से क्या देखेंगे डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा डी ए r² से, ठीक है ना। तो डी ओमेगा का मान हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है ना। डी ओमेगा यहाँ पे रख देंगे, पूरा मान क्या है डी ओमेगा के बराबर है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर क्या होता है एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाई ई प्लस सी, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई ई प्लस सी 1/4πε0 इंटू क्यू ओमेगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, और हम किसका करेंगे 1 का जब समाकलन करेंगे तो देखिए डी ओमेगा का समाकलन करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस सी, क्या हो जाएगा प्लस सी, ठीक है ना। चलिए इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन फाई ई बराबर 1/4πε0 Q ओमेगा, ओमेगा का मान कितना होता है 4 पाई होता है, जो कि पहले हमने आपको बताया घनकोण में, ठीक है ना। तो फाई ई बराबर क्या होता है क्लोज इंटीग्रेशन फाई ई बराबर 1/4πε0 Q इंटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रेशन
ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान, यानी कि फाई ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस का प्रमेय है, ठीक है ना। इसी को प्रूव करने के लिए आपके लिए आता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आपको इसको लिख लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए एक टॉपिक और है यहाँ पर इसमें, इस चैप्टर में, क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, क्योंकि इसका यूज आप न्यूमेरिकल्स में करते हैं, न्यूमेरिकल्स में इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है क्षेत्रफल वेक्टर का, ठीक है ना। तो किसी पृष्ठ की अभिलंबवत दिशा में क्या कर रहा है, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में स्थित वेक्टर को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। मान लीजिए कोई पृष्ठ है तो उसके लंबवत दिशा में जो स्थित वेक्टर को क्या कहेंगे, क्षेत्रफल वेक्टर कहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, माना पृष्ठीय क्षेत्रफल का मापांक या परिमाण ए हो तो, क्या कह रहा है, माना पृष्ठीय क्षेत्रफल का मापांक या परिमाण क्या हो, ए हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे एन कैप, क्या हो जाएगा एन कैप, यहाँ पे ए आर, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ एन कैप बराबर क्या हो जाएगा, समतल पृष्ठ की अभिलंबवत दिशा में इकाई सदिश, क्या हो जाएगा, समतल पृष्ठ की अभिलंबवत दिशा में इकाई सदिश, ठीक है ना। ये आपके लिए पूछ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है ना। एन कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपान ए मापांक ए, ठीक है ना। मापांक ए का मान कितना होता है, ए ही होता है। तो एन कैप बराबर वेक्टर ए अपान ए, यानी कि वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, एन कैप इंटू ए, ठीक है ना। आपको ये लिख लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, इसलिए इस टॉपिक को हम आपके सामने लाए, ठीक है ना। तो जितने टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम ने जारी किए ना, उसी टॉपिक को यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक हमारा क्या है, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की स्थापना। किसके नियम से, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की स्थापना की बात करेंगे, ठीक है ना। प्लस क्यू, देखिए यहाँ पर एक क्षेत्रफल लेंगे, एकांक क्षेत्रफल वेक्टर डी है, ठीक है ना। प्लस क्यू जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई फाई डीटा बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। थीटा का मान इसमें कितना लेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। ये हमारा अल्प क्षेत्रफल वेक्टर डी ए है, ठीक है ना। प्लस क्यू और 0, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी ए, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक ना। तो डी फाई बराबर क्या होता है, ई ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वेक्टर फाई डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है ना। और डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, क्योंकि थीटा बराबर ऊपर हमने ही 0 ले लिया था। तो एक आपको समीकरण मिलेगा डी फाई बराबर ई डी ए, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब समीकरण नंबर 1 का समाकलन करने पर, समाकलन सभी लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, समाकलन अवकलन, जो बच्चे मैथ लिए होंगे वो जानते होंगे अवकलन कैसे होगा। देखिए अगर हम डी बाई डी एक्स किसका करें, यक्स का करें, तो क्या होगा, 1 मिलेगा। अब इसी 1 का अगर हम समाकलन करेंगे तो ये मिलेगा, क्या मिलेगा, यक्स प्लस सी मिलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर डी ओमेगा है, तो यहाँ पर ओमेगा प्लस सी मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ओमेगा प्लस सी मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा का हो रहा है, ठीक है ना, ओमेगा के सापेक्ष हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर डी एक्स होता तो यक्स प्लस सी बनता। तो यहाँ पर ओमेगा प्लस सी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। तो इंटीग्रेशन डी फाई बराबर ई डी ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरली तरीके से क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। जब यहाँ पर डी ए है तो ए होगा, ओमेगा है तो ओमेगा होगा, यक्स है तो यक्स होगा, जिसके सापेक्ष हम समाकलन करेंगे वही राशि यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। फाई ई बराबर प्लस सी बराबर ई ए प्लस माइनस सी, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए, समीकरण नंबर 2। हमें 2 समीकरण मिले। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए क्या है, गोलीय पृष्ठ के लिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। तो गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हमको मिला, 3 समीकरण मिला। तो गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, माना, क्या मान लेंगे, माना कि गॉसियन पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्या है, क्यू है। मान लेते हैं गॉसियन पृष्ठ पर जो आवेश है क्या है, क्यू हो। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 4। तो बाई समीकरण 3rd एंड 4th से क्या हो जाएगा, ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर
क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 5। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 और 4 से हम क्या करें, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाई ई हमारा क्या है वहाँ पर, देखिए वहाँ पर भी फाई ई, हमारा भी फाई ई, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान ई आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। गोलीय पृष्ठ पर परिरक्षण आवेश Q0 हो तो E बराबर एफ अपान Q0, यानी कि F बराबर E इंटू Q0। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 5 से किसका मान, E का मान हम रख लेंगे समीकरण इसमें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपान आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए देखिए यही हमें प्रूव करना था। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए सतत आवेश वितरण की बात करें, किसकी बात करेंगे, सतत आवेश वितरण की बात करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई हमारा क्या है, रेखीय आवेश वितरण। मान लीजिए कोई हमारी क्या है, यहाँ पर कोई रेखा है, ठीक है ना, रेखीय चालक है हमारा। ठीक है ना, तो रेखीय चालक की लंबाई क्या है, मान लेते हैं स्मॉल एल है। इसमें कितने आवेश भरे हैं, प्लस क्यू आवेश भरे हुए हैं। ठीक है ना, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होगा, कुल आवेश बटे क्यू, कुल आवेश क्यू बटे क्षण की लंबाई स्मॉल एल। तो क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक एमकेएस में क्या होगा, सेंटीमीटर कूलाम प्रति मीटर, क्या होगा, एमकेएस में कूलाम प्रति मीटर, और सीजीएस में ध्यान दीजिएगा क्या होगा यहाँ पे, सीमेन कूलाम प्रति सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आपका होता है। तो विमी सूत्र की बात करेंगे, ATL की पावर -1 होता है। ठीक है ना, Q का जो विमी सूत्र होता है AT होता है, और L का विमी सूत्र, देखिए लंबाई का L होगा लेकिन ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्षेत्रीय आवेश वितरण की बात करेंगे। अभी हमने रेखीय आवेश वितरण की बात किया, क्षेत्रीय आवेश वितरण की बात करेंगे। इसमें क्या होगा, एरिया, एरिया A इक्वल टू क्या होगा, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, कुल आवेश Q बटे क्षेत्रफल A। ठीक है ना, आपको ये भी लिख लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान A, यानी कि क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मात्रक MKS में सेंटीमीटर प्रति कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, सीजीएस में सीमेन कूलाम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। विमी सूत्र की बात करें ATL की पावर -2। ठीक है ना, यहाँ पे L की पावर -2 ऊपर जाएगा तो L की पावर -2 होता है। ठीक है ना, आयतन आवेश वितरण की बात करेंगे। आयतन आवेश वितरण क्या होता है, तो यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व रो बराबर कुल आवेश Q बटे आयतन V। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान V। ठीक है ना, तो यहाँ पर आयतन आवेश का मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब, वही चीज़ जो ऊपर है। ठीक है ना, सिर्फ हम क्या लगा देंगे, सिर्फ मीटर क्यूब लगा देंगे, सेम चीज़ है। ठीक है ना, तो और भी मी सूत्र क्या होता है, ATL की पावर -3। ठीक है ना, आपके लिए। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट में अगला टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत विभवांतर। ठीक है ना, चलिए विभवांतर के बारे में जानते हैं क्या है। देखिए चैप्टर फर्स्ट आपका ना बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना, तो चैप्टर फर्स्ट को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत ही लेंथी आपका चैप्टर होने वाला है। तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो विद्युत विभवांतर की बात करेंगे। पहला क्या है, विद्युत विभवांतर। ठीक है ना, तो उसका अगला टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत विभवांतर, यानी परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तथा दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। कहने का मतलब कि जो हमारा परीक्षण आवेश है, ठीक है ना, जिस पर हमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। ठीक, तो परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लीजिए एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पर है, इसको यहाँ पर लाने के लिए, ठीक है ना, पहले बिंदु तक ले आने के लिए में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये परीक्षण आवेश है, इसको A से हम B तक ले आ रहे हैं, तो इसके बीच जो कार्य करना पड़ रहा है W, ठीक है ना, वो कार्य, और ध्यान दीजिएगा किए गए कार्य को, ठीक है ना, उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना, तो VA माइनस V बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य W बटे परीक्षण आवेश Q0, यानी VA माइनस VB बराबर W अपान Q0। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, W अपान Q0। यूनिट ऑफ VA माइनस VB की बात करेंगे जूल प्रति कूलाम। अगर CGS में बात करें अर्ग प्रति सेंटीमीटर कूलाम। उसके बाद वोल्ट, उसके बाद अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है।
अगर इसके बीमा की बात करें तो उसकी बीमा क्या होती है, ml² t की पावर -3 a की पावर -1, ठीक है ना। इसकी बीमा होती है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। वैद्युत विभव की बात करें, किसकी बात करेंगे, वैद्युत विभव की बात करेंगे। आखिरकार विभव और विभवांतर में अंतर क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, एकांक परीक्षण आवेश को, उसमें क्या होगा था, एक परीक्षण आवेश कोई भी ले ले हम, लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दिया कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, उसमें तो 2 बिंदुओं के बीच में ही था, लेकिन इसमें क्या कर दिया कि अनंत से कहीं से भी हम ला सकते हैं, ठीक है ना। तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, उन 2 बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभव कहते हैं। उन 2 बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, किससे, V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा, VA यानी VB बराबर V इनफाइनाइट बराबर 0, यानी कि A बराबर V यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत से लाएंगे। सेम टू सारी चीज़ वही रहेगी, लेकिन इसमें एक कंडीशन आपको लगा दी जाती है, अनंत से हम किसी बिंदु को लाएंगे तभी, किसी आवेश को लाएंगे तभी, ठीक है ना। तो VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य W बटे परीक्षण आवेश Q0, ठीक है ना। तो VA माइनस VB बराबर W/Q0 समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। तो VA माइनस V इनफाइनाइट बराबर W/Q0, ठीक है ना। VA माइनस 0 क्या हो जाएगा, W/Q0, VA बराबर W/Q0, ठीक है ना, या V बराबर W/Q0 समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। ये आपको लिख लेना है, सिंपल सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब इसमें हमारा अगला टॉपिक क्या आएगा, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, इतना ज़्यादा बार पूछा गया है ना, इसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। चलिए यहाँ पर देखते हैं, विद्युत धारा। आखिरकार विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है ना, विद्युत धारा कहते किसे हैं, ठीक। चलिए जानते हैं विद्युत धारा कहते किसे हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। विद्युत धारा आखिरकार में कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप सभी लोग जानते हैं विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा के द्वारा ही हम अपने घर में लाइट को जलाते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको समझना होगा, ठीक है ना, आपको समझना होगा कि आखिरकार विद्युत धारा कहते किसे हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छी तरीके से पहले समझते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए विद्युत धारा की बात करेंगे तो विद्युत आवेश की प्रवाह को दौर को विद्युत धारा कहते हैं। जो आवेश होता है ना, यानी कि आवेश किसे कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, जो चालक के भीतर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, या चालक के भीतर जो हमारे आवेश होते हैं, ठीक है ना, उनके प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे I से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए ये कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है ना, और इसमें धारा कितनी बह रही है, I एम्पियर, I धारा बह रही है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, इनकी गति के द्वारा ही हमारी धारा बहती है। तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश प्रवाह की दर, यानी कि Q/T। Q हमारे क्या है, आवेश हैं, ठीक है ना, आवेश प्रवाह की दर, ठीक है ना। चलिए अगर हम मान ले Q बराबर 1 कूलाम, आवेश कितना हम मान ले, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, आप सभी लोग याद कर लीजिए। समय का मात्रक सेकंड होता है, आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे, नहीं 11 में पढ़े होंगे। जो मूल राशियां हैं हमारी, व्युत्पन्न राशियां क्या है, उनके मात्रक क्या हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो कूलाम का जो मात्रक होता है, आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है। और यहाँ पर अगर हम मान लें Q बराबर 1 कूलाम तथा T बराबर 1 सेकेंड हो, तो I बराबर 1/1 बराबर 1, यानी कि I = 1 एम्पियर, ठीक है ना। यूनिट ऑफ I की बात करेंगे एम्पियर, यानी कि SI मात्रक, CS कूलाम प्रति सेकंड, MKS मात्रक, सीमेन प्लस सीमेन कूलाम प्रति सेकंड बराबर CGS मात्रक। A क्या हो जाएगा, इसका एम्पियर हो जाएगा, और ये हमारी क्या है, अदिश राशि है, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है ना। समविभव पृष्ठ की बात करें, किसकी बात करेंगे, समविभव पृष्ठ की बात करेंगे। तो ऐसा पृष्ठ, क्या, ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित विभव का मान समान होता है, जिस पर जो विभव का मान है ना वो क्या होता है, समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। अथवा देखिए मतलब अगर कोई हम पृष्ठ ले ले, ठीक है ना, कोई चादर ही कोई पृष्ठ ले लेते हैं। पृष्ठ का मतलब कि ऐसा स्थान जहां पर उसके सारे विभव क्या हों, समान हों, ठीक है ना।
तो ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि विभव किसे कहते हैं। अनंत से किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य वह विभव कहलाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे, किसी पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभव शून्य होता है। मान लीजिए कोई पृष्ठ है तो उनके बीच जो विभव होगा शून्य होगा, क्योंकि सारी जगह विभव क्या होता है, समान होता है। तो समान होगा तो अगर 2 है तो 2 - 2, 1 है तो 1 - 1, 0 है तो 0 - 0। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। किसी पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का जो विभव होता है शून्य होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। चलिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करें, अगला टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए इसकी आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं क्योंकि ये न्यू सिलेबस के आधारित हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा पहला चैप्टर है ना उस पर ही आधारित सारे कंटेंट इसमें आपके लिए हैं, क्योंकि पहला चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंथी है तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है ना। आवेश के किसी निकाय में, किसमें, आवेश के किसी निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का उस ऊर्जा के बराबर होता है। जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उस ऊर्जा के कार्य यानी ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से लाकर निकाय की रचना करता है। क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान देना होगा। आवेश किसी निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है। कौन से कार्य के बराबर होगा, जो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से लाकर निकाय की रचना करता है। मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई एकांक आवेश है, उसको हम अनंत से ला करके कुछ कार्य करके उसका हम एक निकाय बनाते हैं, उसकी रचना करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होगा कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी कि अगर यहाँ पर देखें Q1 Q2 आवेश है, अगर हम मान लीजिए Q2 आवेश को Q1 तक लाएंगे तो हमें W कार्य करना पड़ेगा। ये हमारा स्मॉल r है, तो U बराबर क्या हो जाएगा, W समीकरण नंबर 1। चलिए आगे आपको बताते हैं। मान लेते हैं माना प्लस Q1 आवेश के कारण, किसके कारण, प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव VB हो तो, किस पर, बिंदु B पर विभव VB हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R से क्या हो जाएगा, VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। यानी कि अगर हम विभव की बात करें, विभव का फार्मूला क्या होता है, VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अभी आपको पीछे हमने आपको इसका पर पूरा प्रूव करके बताया। तो V बराबर क्या होगा, W/Q। अब यहाँ पर W बराबर V इंटू Q या W बराबर VB इंटू Q2, समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। समीकरण नंबर 3 में VB का मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 में किसका मान रखने पर, VB का मान रखने पर, तो W बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 स्मॉल r, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 1 में W का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में किसका मान, W का मान जब रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, U बराबर हाफ यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, ठीक है ना। क्योंकि U बराबर W था तो U बराबर W है तो W बराबर U ही होगा, समीकरण नंबर 5। अगर इसके यूनिट की बात करें तो U का जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है, अर्ग होता है। इसकी जो राशि है कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अगर इसके बीमा की बात करें ml² T⁻², ठीक है ना, इसकी बीमा होगी। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। क्या कर रहा है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारा बिंदु क्या है, O है। अब यहाँ पर प्लस Q0 प्लस Q0 प्लस Q0 प्लस अनंत तक आपको चलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये बिंदु आवेश के द्वारा जो आवेश है हमारे, इसका विभव आपको निकालना है। तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, अगर त्रिज्या देखिए, त्रिज्या भी देख लें तो यहाँ से यहाँ तक की R, यहाँ से यहाँ तक R1, यहाँ से यहाँ तक R2, यहाँ से यहाँ तक R3 और यहाँ तक देखिए अनंत चली जाएगी R3, ठीक है ना। तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F = 1/4 पाई इंटू Q1 Q2/R²। कूलाम का नियम शुरू में हमने आपको बताया कि आवेशों के गुणनफल और उसकी जो त्रिज्या है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही कूलाम का नियम था। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है। तो FA बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0/R², समीकरण नंबर 1। FA का मान अगर निकालेंगे, अगर FB का मान निकालेंगे, यहाँ पर त्रिज्या बदल जाएगी, R1 हो जाएगा।
तो एफ बी बराबर 1/4 Q1 Q0 अपान R1 का स्क्वायर समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एफ ए इंटू एफ बी के मानों में अंतर बहुत कम हो, तो एफ ए इंटू एफ बी के मानों में अंतर बहुत कम हो तो एफ बी ए गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। एफ बी क्या होता है, गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। एफ बी ए बराबर अंडर रूट एफ ए इंटू एफ बी समीकरण नंबर 3। ठीक है ना। चलिए आगे चलिए, गुणोत्तर माध्य ये हमारा क्या है, गुणोत्तर माध्य है। ठीक है ना। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एफ ए इंटू एफ बी समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 में एफ ए इंटू एफ बी का मान रखने पर, किसका, एफ ए इंटू एफ बी का मान रखने पर, तो एफ बी ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1/4 क्यू इंटू Q0 अपान R स्क्वायर इंटू 1/4 क्यू इंटू Q0 अपान R1 का स्क्वायर। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। आगे चलिए, एफ बी ए बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एफ बी ए अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/4 क्योंकि 2 बार है तो यहाँ पर देखिए ये आपका बाहर आ जाएगा, तो 1/4 Q1 Q0 अपान R इंटू R1। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर इसमें भी है तो ये बाहर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अब एफ बी ए बराबर बी ओ माइनस ए ओ, यानी कि R1 माइनस R, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, बल बराबर कार्य बटे विस्थापन होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर डब्ल्यू बी ए बराबर एफ बी ए इंटू बी ए। ठीक है ना, समीकरण नंबर 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 में मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 4 में जब हम मान रख देंगे डब्ल्यू बी ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, एफ बी ए का मान कितना आया था, 1/4 क्यू इंटू Q0 अपान R इंटू R1, और यहाँ से बी ए का मान कितना आया था, R1 माइनस R। ठीक है ना, जो कि ऊपर हमने निकाला हुआ है। यहाँ पर बी ए का मान R1 माइनस R, और बी ए की बात करें तो 1/4 क्यू इंटू Q0 अपान R इंटू R1। ठीक है ना। चलिए समीकरण नंबर 4 में मान रखने पर, ठीक है ना, तो Q इंटू Q0 अपान 4 R1 माइनस R अपान R इंटू R1। ठीक है ना। तो Q इंटू Q0 अपान 4 R1 अपान R इंटू R1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस R अपान R1 इंटू R1, इसको हमने तोड़ दिया तो क्या बचेगा, Q इंटू Q0 अपान 4 1 अपान स्मॉल r माइनस 1 अपान R1। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। इसी प्रकार WCB आपको निकल जाएगा, ये आएगा Q इंटू Q0 अपान 4 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। WDC भी निकल जाएगा Q इंटू Q0 अपान 4 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R3। ठीक है ना। W इनफाइनाइट बराबर भी आपको मिल जाएगा Q इंटू Q0 अपान 4 1 अपान R इनफाइनाइट माइनस 1 अपान R इनफाइनाइट। ठीक है ना। यदि संपूर्ण कार्य क्या हो, W हो, तो WBA प्लस WCB प्लस WDC बराबर प्लस W इनफाइनाइट। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो Q इंटू Q0 अपान 4 1 अपान R माइनस 0, तो Q इंटू Q0 अपान 4 इंटू 1 अपान R। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 Q इंटू Q0 अपान R, समीकरण नंबर 5। V बराबर क्या हो जाएगा, W अपान Q0, या W बराबर V इंटू Q0 बराबर समीकरण नंबर 6, या V Q0 बराबर 1/4 Q इंटू Q0 अपान R। ठीक है ना, या V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 Q अपान R। ठीक है ना, समीकरण नंबर 7। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, किसके कारण, द्विध्रुव कारण जो विद्युत विभव होगा क्या होगा। ठीक है ना, अक्षीय स्थिति में पहले निकालेंगे। ठीक है ना, अक्षीय स्थिति में फिर निरक्षीय स्थिति में। जैसे आपने आवेश कारण जो विद्युत विभव आपका निकाला था, तो वहाँ पर भी आपका अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में निकला था। ठीक है ना, यहाँ पर भी आपका अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में निकलेगा। तो माइनस Q प्लस Q दो आवेश हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा 2L है तो AO की दूरी L, AB की दूरी L, क्योंकि आधा आधा। उसके बाद अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम R माने, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम R मान लें, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, स्मॉल l प्लस R। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो प्लस Q आवेश के कारण, किसी कारण प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 हो, तो V बराबर 1/4 Q अपान स्मॉल r से क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4 प्लस Q अपान स्मॉल r माइनस L, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, तो माइनस Q आवेश के कारण, ठीक है ना, बिंदु P पर विभव V2
हो तो V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान आर प्लस एल। ठीक है ना, V2 की बात करेंगे, V1 की बात करेंगे। V1 कितना है आर माइनस एल। ठीक है ना, यदि हम आर में से एल को माइनस कर दें तो हमारा जो आर होगा आ जाएगा। अगर हम माइनस क्यू आवेशकाल बिंदु P पर विभव की बात करें तो यहाँ पर देखिए P हमारा यहाँ पर है। ठीक है ना, और इसमें हम किसके कारण निकाल रहे हैं, V1 के कारण बिंदु यानी कि आवेश के प्लस क्यू आवेश कारण, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश कारण निकाल रहे हैं, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश कारण निकाल रहे हैं। अगर प्लस क्यू आवेश कारण निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा इसके यानी कि इसके निकालेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे, आर माइनस एल की बात करेंगे। ठीक है ना, आर माइनस एल की बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है ना, अगर हम माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान आर प्लस एल, समीकरण नंबर 2। यदि परिणामी विभव V हो तो V बराबर V1 प्लस V2, समीकरण नंबर 3 से। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। चलिए आगे आपको बताते, समीकरण 3 में V1 इंटू V2 का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान आर प्लस एल। जब इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आएगा क्या, ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। एल इज मच लेस देन आर हो तो एल स्क्वायर मच लेस देन आर स्क्वायर, इसीलिए हम एल स्क्वायर का मान कर देते हैं 0 कर देते हैं, क्योंकि जो एल स्क्वायर है आर स्क्वायर से बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है ना, ठीक है ना, यानी कि एल इज मच लेस देन आर, आर से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर माइनस 0 यानी कि V/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस इंटू P अपान आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 5। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात करें तो A और B हमने एक द्विध्रुव लिया। द्विध्रुव का मतलब जहाँ पर प्लस आवेश और क्यूब आवेश दोनों हो। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, R बराबर L हो जाएगा। तो यहाँ पर P से B की दूरी क्या हो जाएगा अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। P से A की दूरी कितनी हो जाएगा अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। PGT पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे तो K का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। ठीक है ना, तो K का मतलब L का कितना है 4 है, R है प्लस L का स्क्वायर, तो K बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है ना, तो आगे क्या हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 हो तो क्या हो, बिंदु P पर जो विभव है V1 हो तो V1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपान अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। और माइनस क्यू आवेश के कारण, किस कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 हो तो, ठीक है ना, V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ से आगे देखिए, यदि परिणामी विभव क्या हो V हो तो क्या हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 यानी कि V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V2 का मान रखने पर। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, तो क्या हो जाएगा 0, यानी निरक्षीय स्थिति में क्या होगा विभव हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, चालक की विद्युत धारिता, ठीक है ना, चालक की विद्युत धारिता की बात करेंगे। धारिता किससे कहते हैं, ठीक है ना, यदि किसी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा Q एवं चालक का विभव V हो तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यदि मान लीजिए कोई हमारा चालक है, कोई कंडक्टर है, उसको हमने क्या कर दिया, आवेश कितना दे दिया Q दे दिया, तो चालक का विभव अगर V हमने रख दिया तो क्या हो जाएगा, जो आवेश होगा वो विभव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, यानी Q बराबर CV या C बराबर Q बाई B, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, तो किसी चालक में आवेश की मात्रा Q एवं चालक के सिरों पर लगे विभवांतर V के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, किससे, C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बता,
चालक की जो धारिता का बड़ा मात्रक है क्या होता है, फैरड होता है। छोटा मात्रक क्या होगा, माइक्रो फैरड, पिको फैरड, नैनो फैरड। एक माइक्रो फैरड बराबर क्या होता है 10⁻⁻6 फैरड। एक पिको फैरड बराबर क्या होता है 10⁻12 फैरड। एक नैनो फैरड बराबर क्या होता है 10⁻9 फैरड। एक मिली फैरड बराबर क्या होता है 10⁻- फैरड। एक माइक्रो मिली फैरड बराबर क्या होता है यहाँ पर 10⁻12 फैरड। ठीक है ना, ये चलिए आगे आपको हो जाएगा। अगर यूनिट की बात करें, इसका यूनिट क्या होता है, फैरड होता है। ठीक है ना, और कूलाम प्रति वोल्ट होता है, सीमेन प्रति कूलाम प्रति एम्पियर प्रति यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि सीमेन कूलाम प्रति का होल स्क्वायर इंटू अपान एम्पियर। ठीक है ना, जो राशि है कौन सी राशि है, अदिश राशि है। और इसके बीमा की बात करें तो m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, a की पावर 2। ठीक है ना, इसकी बीमा हो जाएगी। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह क्या होती है। ठीक है ना, तो किसी चालक को आवेशित करने में, क्या करने में, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। U = W, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, यदि किसी चालक को Q कूलाम आवेश दिया जाता है, यदि मान लीजिए कोई चालक है उसको हम क्या कर दें, Q कूलाम आवेश दे देते हैं, तो चालक का जो विभव है 0 वोल्ट से बढ़कर V वोल्ट हो जाता है। कहाँ से बढ़कर, 0 वोल्ट से होकर बढ़कर V वोल्ट हो जाता है। तो औसत विभव V0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 + V/2, यानी कि V/2। ठीक है ना, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q से क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q से क्या हो जाएगा, W बराबर V बार इंटू Q, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, तो यहाँ से U बराबर क्या हो जाएगा, V बार इंटू Q बराबर V बार क्या हो जाएगा, V/2, यानी कि V/2 इंटू Q, यानी कि U बराबर हाफ V इंटू Q, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, समीकरण नंबर 2, क्योंकि औसत विभव हमने निकाला था V/2। ठीक है ना, तो विभव बराबर क्या होता है W/Q। ठीक है ना, विभवांतर की बात करें जो शुरू में हमने आपको बताया था, या W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू Q, वही चीज़ है। V का मान हमने निकाला V/2। ठीक है ना, यहाँ पे रख दिया, तो हमारी जो ऊर्जा है ऐसी ऊर्जा हमारी निकल गई, U बराबर हाफ V इंटू Q। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बता, सूत्र C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V, Q बराबर C इंटू V, समीकरण नंबर 3 में U बराबर हाफ CV², समीकरण नंबर 4। तो सूत्र V बराबर Q/C, ठीक है ना, या U बराबर हाफ C इंटू Q² C इंटू C, या U बराबर हाफ इंटू Q/C। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा समीकरण नंबर 5, ये आपके लिए। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, संधारित्र यानी कैपेसिटर। ठीक है ना, कैपेसिटर क्या होता है, चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। संधारित्र एक ऐसा समायोजन, संधारित्र है ना, एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार को परिवर्तित किए बिना, ठीक है, संधारित्र क्या है, एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार को परिवर्तित किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को एकत्रित किया जाता है। किसकी मात्रा को, आवेश की पर्याप्त मात्रा को एकत्रित किया जाता है। ऐसे निकाय को संधारित्र कहते हैं। ऐसे निकाय क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। मतलब जिसके बिना आकार को परिवर्तित किए बिना ही उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को इकट्ठा कर किया जा सके। ठीक है ना, आगे इसमें धातु की 2 प्लेटें लगी होती हैं। ठीक है ना, यानी कि ऐसे निकाय को संधारित्र कहते हैं। इसमें क्या होता है कि धातु की 2 प्लेटें लगी होती हैं। यह दोनों प्लेटें कुछ दूर पर स्थित होती हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात या कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ होता है। जिस प्लेट पर धन आवेश होता है उस प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से, तथा जिस प्लेट का ऋण आवेश होता है उस प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। ठीक है ना, जिसका धन आवेश होगा उसको विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे और जो ऋण आवेश होगा उसको पृथ्वी से जोड़ देंगे। ये प्लस माइनस क्यू, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, इसके बीच में क्या होगा, हवा या निर्वात या परावैद्युत पदार्थ कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, अभी आगे आपको बताएंगे। चलिए आगे आपको बता, चलिए संधारित्रों का समायोजन पढ़ते हैं। संधारित्रों का समायोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, संधारित्र का जो समायोजन है 2 प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। ठीक है ना, क्या होगा, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। ठीक है ना, तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा, देखिए आपको बिल्कुल न्यू पैटर्न है, न्यू सिलेबस पे आधारित सारा चैप्टर इसमें आपको है। ठीक है ना, C1 V1, C2 V2, C3 V3, मानते हैं 3 कैपेसिटर आपको सीरीज में जोड़ दिए हैं।
ठीक है ना, सीरीज में जोड़ दिए हैं। तो मान लेते हैं 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जुड़े हैं कि पहला संधारित्र पहला सिरा विद्युत श्रेणी से स्वयं संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के, देखिए हम आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे देखिए मान लेते हैं 3 कैपेसिटर हैं C1 V1 C2 V2 C3 V3। इसके देखिए कैपेसिटर फर्स्ट के कैपेसिटर सेकंड के पहले सिरे से जोड़ देंगे, कैपेसिटर सेकंड यानी संधारित्र सेकंड के सिरे को तीसरे सिरे के पहले सिरे से जोड़ देंगे। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। लास्ट में इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे, जो माइनस वाला है पृथ्वी से कनेक्ट होता है, ये चीज़ तो आपको मना है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आपको बताता हमें क्या मालूम है, फार्मूला हमें मालूम है C बराबर Q बाई V, ठीक है ना, या Q बराबर CV या V बराबर Q बाई C, क्या हो जाएगा Q बाई C से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर विभवांतर V1 लेंगे यानी अगर श्रेणी की बात करेंगे तो इसमें आवेश सब में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो V1 बराबर Q अपान C1 समीकरण नंबर 1, V2 बराबर Q अपान C2 समीकरण नंबर 2, V3 बराबर Q अपान C3 समीकरण नंबर 3। यदि तीनों संधारित्र का संपूर्ण विभव V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, V बराबर Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3, ठीक है ना। यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लिया जाए जिस पर आवेश Q विभव एवं V तुल्य हो, चालित धारिता क्या हो, C हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब इसमें Q कॉमन ले लेंगे, सब में Q कॉमन है, या नीचे आएगा तो V अपान Q होगा, ठीक है ना, V अपान Q होगा। चलिए इसके बारे में आपको समझाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या ले लिया, एक विभवांतर V ले लिया, एक कैपेसिटर C ले लिया, Q ले लिया, ठीक है ना। V बराबर Q बाई C होता है समीकरण नंबर 6। तो 5 और 6 से तुलना करें Q बाई C, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक Q कॉमन ले लेंगे, तो जब Q कॉमन लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q जब कॉमन ले लेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान C बचेगा। तो 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, समांतर क्रम। क्या हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, प्लस Q3 है। देखिए समांतर क्रम में क्या होगा, तीनों स्रोतों को एक ही में जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। किसमें, एक ही में जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। C1V माइनस Q1 C2V माइनस Q2, ठीक है ना, C3V, ठीक है ना। ये आपके लिए पृथ्वी आपके लिए जोड़ दे, विद्युत स्रोत है आपके लिए, ठीक है ना। तो माना 3 संधारित्र समांतर क्रम में इस प्रकार से जुड़े हैं, मान लेते हैं 3 संधारित्र समांतर क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि तीनों संधारित्र का जो पहला सिरा है विद्युत स्रोत से तथा तीनों संधारित्र का दूसरा सिरा है पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार आगे भी जोड़ते चले जाते हैं। तो C बराबर क्या होता है, Q अपान V से, Q बराबर CV, Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V, यानी कि 1 2 3, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, उसमें क्या था, आवेश समान था, लेकिन इसमें क्या है, विभवांतर समान होगा आपका, ठीक है ना। यदि तीनों संधारित्र में संपूर्ण आवेश Q हो तो क्या हो, यदि तीनों संधारित्र में संपूर्ण आवेश क्या हो, Q हो तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। समीकरण नंबर 4 में मान रखने पर Q बराबर क्या हो जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो यहाँ से V कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है, Q बराबर CV होता है, तो CV होगा, यहाँ पे V कॉमन लेंगे तो V से V कैंसिल हो जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर श्रेणी की बात करेंगे तो 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C3 प्लस 1 अपान C3 होगा। अगर समांतर की बात करें C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। क्या होगा, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, ठीक है ना। मान लीजिए कोई हमारा आवेशित संधारित्र है, ठीक है ना, ये आपके लिए फिगर है, ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये वेक्टर V, ठीक है ना। यहाँ से A से B का आपका पूरा क्षेत्र है, ठीक है ना, वेक्टर B और V, ठीक है ना। अब चलिए इस फिगर को आप देख लीजिए। चलिए अब आगे आपको समझाते हैं। किसी संधारित्र को आवेशित करने के में किए गए कार्य को आवेशित संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए इसको आवेशित करने में जो भी कार्य करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा कहेंगे। U बराबर क्या हो जाएगा, W, समीकरण नंबर 1। मान लेते हैं माना आवेश प्लस Q को लेकर x अक्ष पर एवं विभव V को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा मिलती है जो मूल बिंदु से होकर जाती है। तो एंगल त्रिभुज क्या हो जाएगा, OAB में त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, या W बराबर हाफ Q इंटू V, समीकरण नंबर 2।
Q बराबर क्या हो जाएगा CV से, तो W बराबर हाफ CV इंटू बी यानी कि हाफ CV स्क्वायर, W बराबर U यानी कि 1 इंटू 3 से क्या हो जाएगा U बराबर हाफ CV स्क्वायर, क्या हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता, ठीक है ना। तो प्लस Q विद्युत क्षेत्र है हमारा, माइनस Q है, ठीक है ना, K यहाँ पर D पृथ्वी है हमारी, ठीक है ना। तो माना दो समांतर प्लेट X और Y हैं, क्या है, मान लेते हैं कोई दो समांतर प्लेट हैं X और Y हैं जिनके बीच की दूरी D है तथा जिस प्लेट का संबंध विद्युत स्रोत से होता है उस प्लेट पर धनावेश एवं जिस प्लेट पर ऋण आवेश होता है उसको हम किससे करते हैं, पृथ्वी से करते हैं। आपको पहले भी हमने आपको बताया, ठीक है ना। उस प्लेट पर ऋण आवेश तथा दोनों प्लेटों पर क्षेत्रफल A, प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनत्व सिग्मा एवं विभव V हो तो E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 1, सिग्मा बराबर Q अपान A समीकरण नंबर 1 में, ठीक है ना। E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान A अपान K एप्सिलॉन नॉट अपान 1, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान A इंटू K एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 2, E बराबर V बाई डी समीकरण नंबर 3, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर में संबंध है। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में क्या है, संबंध है। तो समीकरण नंबर 2 और 3 से देखेंगे तो दोनों में क्या है, E बराबर है तो क्या हो जाएगा V बाई डी बराबर Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, A K एप्सिलॉन नॉट, या V बराबर Q इंटू डी अपान A K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। C बराबर Q बाई V होता है तो V का मान समीकरण नंबर 5 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर Q बाई V क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q अपान Q इंटू डी अपान A K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, C बराबर A K एप्सिलॉन नॉट इंटू डी समीकरण नंबर 6। हवा या निर्वात के लिए K बराबर 1 है तो C नॉट बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान डी समीकरण नंबर 7, ठीक है ना। चलिए ये लास्ट टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। समांतर प्लेट संधारित्र जब दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से रखा हो, क्या हो, कोई परावैद्युत पदार्थ क्या हो, आंशिक रूप से रखा हो, ठीक है, वही, ठीक है, लास्ट टॉपिक आपके लिए है, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी मोटाई मान लेते हैं T है जो पट्टिका की मोटाई है और जो पूरा टोटल आपकी क्या है D है, ठीक है ना। ये हमारा E2 है, ये हमारा E1 है, यहाँ से प्लस आवेश, यहाँ पे इसको ऋण है तो इसको धरती से हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, D माइनस टी है, पूरा D है, T माइनस करेंगे D माइनस टी हो जाएगा, ठीक है ना। मान लेते हैं माना दो प्लेट X और Y दूरी पर स्थित हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है जिस प्लेट पर प्लस Q आवेश उपस्थित होता है। देखिए ये तो हमने आपको बताया, उस प्लेट को धन स्रोत से यानी कि विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं और जिस प्लेट पर ऋण आवेश होता है उसको पृथ्वी से जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब दोनों प्लेटों के बीच का कुल भाग हवा या निर्वात में भरा हो और उसकी तीव्रता E1 के बीच की दूरी D माइनस टी था, दोनों प्लेट के बीच में आंशिक रूप से T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है जिसकी तीव्रता E2 हो तो क्या हो जाएगा, E अपान K एप्सिलॉन नॉट से क्या हो जाएगा, E1 बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट यानी कि सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, E2 बराबर सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 2। तो E बराबर क्या हो जाएगा, V बाई डी से, या ED बराबर V, तो V बराबर ED से क्या हो जाएगा, V बराबर E1 D माइनस टी प्लस E2 इंटू टी समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। तो E1 इंटू E2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो V बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। अब ये कहाँ से आया हम आपको बताते हैं। E1 का मान ऊपर हमने निकाला था सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर, ठीक है ना। और E2 का मान हमने यहाँ पर निकाला था, यही मान यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया, ठीक है ना। तो क्या आया, V बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपान K, ठीक है ना। ये आपका आ गया, समझ में आया। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान A से, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपान K समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। सिग्मा का मान भी हमने यहाँ पर रख दिया। तो C बराबर क्या होता है, Q बाई B से समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 4 में V का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर तो C बराबर Q अपान 1 Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। V का मान हमने रखा है यहाँ पर D माइनस टी अपान K। जब इसको हम पंचांतर करेंगे तो Q इंटू एप्सिलॉन नॉट A Q इंटू डी माइनस टी अपान K, तो यहाँ से Q से Q कैंसिल, या C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस टी प्लस टी अपान K समीकरण नंबर 6, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं जब दोनों प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो,
टी बराबर डी या सी बराबर एप्सिलॉन नॉट, तब क्या हो जाएगा, टी बराबर डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। जब क्या हो, कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान के, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। सेकंड की बात करें, के सेकंड की, जब दोनों प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से हवा या निर्वात हो तो के बराबर 1, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान 1, ठीक है ना। सी बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। केस थर्ड की बात करेंगे, जब दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई का धातु की प्लेट रखी हो तो, ठीक है ना, जब इसमें टी मोटाई की धातु की प्लेट रखी हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी इंटू टी अपान के, ठीक है ना। के बराबर यहाँ पर इनफाइनाइट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान इनफाइनाइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस 0 या एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, यदि दोनों प्लेटों के बीच में n परावैद्युतांक क्रमशः, मतलब कि अब क्या कर दे रहे हैं हम, कई परावैद्युतांक रख देंगे। जैसे अब इन प्लेटों के बीच हमने कई परावैद्युतांक रख दिया, T1 T2 T3 कई रख दिया, तो अब K1 K2 K3, ठीक है ना। जब कई रखेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 इंटू Tn प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K1 डॉट 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 Tn अपान Kn। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे चलिए आपको बताते हैं, यदि हम देखिए उसमें 3 रखा था, यदि हम 2 रख दें, ठीक है ना, K1 K2 होगा, वहीं जहां पर 2 रखे थे तो किससे हो जाएगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है ना, डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2, ठीक है ना। चलिए अब इसके उपयोग की बात करें, संधारित्रों के व्यवहारिक उपयोग की बात करते हैं। कागज या अभ्रक संधारित्र परिवर्त, इसका उपयोग क्या होता है, कागज या संभावित उपयोग, ठीक है ना। परिवर्ती वायु संधारित्र, विद्युत अपघटनी संधारित्र, ये आपका प्रकार है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब इसके उपयोग की बात करते हैं, आवेशों का संचय करने में, मतलब आवेशों को इकट्ठा करने में, ऊर्जा का संचय करने में, उपकरण के उपयोग में, विद्युत परिपथ में या इंजीनियरिंग विभाग में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा चैप्टर फर्स्ट था। यहाँ पर आपको अगर वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।